हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। और मैं नीलम, जिनके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टेट एग्ज़ाम के मैथ्स पेपर की। और आज हम लेकर के आए हैं, जैसे कि इससे पहले वाले पेपर में भी लेकर के आए थे, मैथ्स और मैथ्स के कुछ पैडागॉजी के क्वेश्चन। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए हम जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो है कि आपको 130 के समपूरक का कोटि पूरक है। तो आपको यहाँ पर जो 130 है इसका समपूरक बताना है और समपूरक का कोटि पूरक बताना है। तो यदि आपको समपूरक नहीं पता है तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो समपूरक होते हैं उनका योग होता है 180 अंश, और जो कोटि पूरक होता है उनका होता है 90 डिग्री 90 अंश। तो यदि हम 180 में से 130 को माइनस कर देते हैं, 130 को माइनस कर देते हैं तो आपका आता है 50 डिग्री, और 50 डिग्री जो है आपका ये आ गया है कितना, समपूरक। ठीक, अब आपको इसका कोटि पूरक निकालना है। मतलब यदि 90 में से आप 50 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 40 डिग्री। और यहाँ पर क्या हुआ, जो 40 डिग्री है ये आपका कोटि पूरक कोण होगा। मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 40 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, यदि 8 पेनों का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकालना है। मतलब आपको 8 पेन दिए हैं जिनका जो क्रय मूल्य है वो 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यदि मैं 8 में से 6 को माइनस करती हूँ तो आपको कितना मिलता है, 2। मतलब इसका जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, यहाँ पर 2 हुआ। तो 2 जो है हमारा लाभ हुआ, और आपका क्रय मूल्य 6 है, और गुणे में अगर हम 100 ले लेते हैं तो आपका हुआ ये 100/3। तो आपका जो लाभ प्रतिशत हुआ 100/3, या फिर आप इसे यदि भाग लगाएंगे तो 33 सही 1/3 का परसेंटेज। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में और बहुत ही जल्दी से होने वाले मेथड से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि 2:3:4 का आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, विलोम अनुपात निकालना है। तो 2:3:4 का जब आपको विलोम अनुपात निकालना है तो विलोम मतलब क्या होता है, जो 2 है इसे आपको लिखना है यहाँ पर 1/2, और 3 है इसे आपको लिखना है 1/3, और जो 4 है इसे आप लिखेंगे 1/4। अब यहाँ पर आपको एक नया अनुपात मिला जो कि है आपका 1/2, 1/3, 1/4। अब हम इस अनुपात का लेने वाले हैं एलसीएम, जो कि है हमारा 12, 4 3 12, और हम इस 12 से सभी में अलग अलग करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं 1/2 में 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो देखिए आपका क्या हुआ, ये 6 टाइम कैंसिल हुआ। फिर आप यदि इस 12 से इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 12 से इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका होगा ये 3 4 12 और 4 3 12। ये हुआ 3 4 और ये हुआ आपका 4 3। तो इस हिसाब से आपका जो न्यू रेशो हुआ विलोम अनुपात 6:4:3। तो आई होप कि विलोम अनुपात एग्जाम में यदि आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में इस टाइप के पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चन का पैटर्न आपके लिए लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो आपको यहाँ पर 5000 जो 5 है इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं 5 से ही इसे विभाजित करती हूँ, फिर हम इसे 7 से करेंगे। 7 1 7, 7 4 28 एंड 7 3 फिर आपका ये 11 से हो रहा है, फिर आपका ये 13 से हो रहा है। तो इस तरह से मैंने 5 से चेक क्यों किया,
किया क्योंकि लास्ट में यहाँ 5 था, फिर यहाँ पर 1 और 1 2 हो रहे थे तो ये 3 से कैंसिल नहीं होता, इसीलिए हमने 7 से किया, देन फिर मैंने 11 से और फिर ये 13 से। तो आपके जो अभाज्य गुणनखंड है यहाँ 5, 7, 11 और 13 होंगे। अभाज्य गुणनखंड से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। देखिए 26 तो आपने ये लिख दिया, अब आपको बोला है 26 शतांक। 26 शतांक मतलब आपको 26 में 100 से लगाना है भाग। तो जब आप भाग लगाएंगे तो आप 26 और इसे लिखेंगे 0.26, क्योंकि आपने 100 से यहाँ पर भाग लगाए, और अगर इसको आप जोड़ते हैं तो 26.26 ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यहाँ पर आपको 3759 इंटू 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल निकालना है। क्या करना है आपको, इन दोनों संख्याओं का आपको गुणनफल निकालना है और फिर दहाई का अंक और इकाई का अंक का आपको योगफल निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपको दहाई का अंक और इकाई का अंक दोनों का योगफल निकालना है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो हमें इस संख्या का गुणनफल निकालना होगा, इसके बाद ही हम दहाई और इकाई के अंक को ले सकते हैं। तो मैं इसका पूरी तरह से गुणनफल फाइंड करूंगी पहले। तो हम गुणनफल देखते हैं। तो 3598407 आप यहाँ पर 3598407 आपका यहाँ पर गुणनफल है, और यहाँ पर आपको इकाई का अंक और दहाई के अंक दोनों को जोड़ना है। तो यदि आप 0 दहाई का अंक और 7 इकाई का अंक लेंगे तो आपका जो योगफल है वो यहाँ पर क्या आ रहा है, 7। तो यहाँ पर मेरा मेन उद्देश्य था कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें ताकि इन क्वेश्चंस को भी अटेंड कर सकें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि पाई है। पाई किस तरह की है, एक विषम संख्या है, सम संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पाई है, जो पाई का मान होता है आप सभी को पता है 22/7 या फिर 3.14। तो ये यहाँ क्या है, ये विषम संख्या है तो नहीं, क्या ये सम संख्या है तो नहीं। और यदि हम परिमेय की बात करें और अपरिमेय की बात करें तो देखिए यदि आप इसका मान निकालते हैं तो ये मान कभी भी आपका एंड नहीं होगा। तो ये आपकी किस तरह की संख्या है, कभी भी पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, इसीलिए इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। वे संख्याएं जो या तो सेल्फ डिवाइड हो, या तो खुद से डिवाइड हो, और या फिर 1 से डिवाइड हो। ठीक है, तो या फिर हमारी 1 से डिवाइड हो, तो वे संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, देखिए 2 भी यहाँ अभाज्य संख्याएं हैं, 3 भी यहाँ अभाज्य संख्या है, 5 भी है, 7 भी है। लेकिन यहाँ सबसे छोटी बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी आपकी कौन सी होगी, 2। देखिए अभाज्य संख्या एक बार और आप देख लीजिए, 2, 3, 5, 7, 9 आपकी अभाज्य संख्या में नहीं आती क्योंकि 9 जो है 3 से डिवाइड होता है। 11, 12 छोड़ दो आप, 13 सिर्फ या तो 13 से डिवाइड है या फिर 1 से। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 2 सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। अब बात आ रही है सह अभाज्य। देखिए अब ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो जिस तरह से अभाज्य संख्याएं आपने देखी कि अभाज्य संख्याओं में या तो 1 से डिवाइड हो रहा था या फिर खुद उसी संख्या से डिवाइड होता है। तो इसी तरह से जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होता है,
क्या, उन संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यदि आप निकालते हैं तो क्या मिलता है, आपको 1 मिलता है। तो यहाँ आपको पूछा गया था दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा, तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा, उनका 1 होगा। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लें कि 2 और 3 है, तो आप यदि इनका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है, तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 1 होगा। यदि आप 2 और 5 ले लेते हैं, 3 और 5 ले लेते हैं, तो इस तरह की संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है वे संख्याएं आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आई होप ये आपको अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याओं में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 10। कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। आपकी कोई राशि है, हमें ये बताना है कि वे किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चंस को करने की एक ट्रिक होती है। यदि आप इस ट्रिक को अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो ये बहुत ही ईजी होगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम इसे समझते हैं। हमें यहाँ पर आपकी क्या निकालनी है, दर। दर मतलब आपको निकालनी है रेट, ठीक। तो हम इसके लिए लिखेंगे n-1/t इंटू 100, ठीक है। n यहाँ पर आपका क्या है, जो आपको दिया हुआ है, दुगनी तिगुनी 4 गुनी, ये आपका n होता है। t यहाँ पर समय है, r यहाँ पर आपकी दर है जो कि हमें निकालना है। तो ये देखिए आपकी 2 गुनी मतलब 2 - 1, t मतलब आपकी 4 वर्ष, और ये आपने 100 का गुणा कर दिया, 100 का आपने यहाँ गुणा कर दिया तो 1/4, और ये आपके गुणनफल में आपका है 100, और हम इसे यदि कैंसिल करते हैं तो ये आपका 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा 4 से। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका यहाँ राइट आंसर होगा 25%। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दर पूछी थी, समय दिया था, और दुगना तिगुना 4 गुना इस तरह का कोई शब्द आता है तो आप रेट निकालने के इस फॉर्मूले को, इस ट्रिकी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते ताकि बहुत कम समय में आपका सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, ठीक। आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। अब यहाँ पर आपको व्यास दिया हुआ है, हम व्यास को d से रिप्रेजेंट करते हैं और आपको वृत्त की परिधि निकालनी है। तो जब भी व्यास के फॉर्म में हो तो क्यों ना हम परिधि के लिए पाई d ही यूज़ करें, क्योंकि आपका परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो क्या मैं 2r को d लिख सकती हूँ यहाँ पर। तो आपका जो परिधि व्यास दिया हुआ है इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मुलेट कर दें 22/7 इंटू आपका 3.5, और यदि आप 7 से इसे कैंसिल करेंगे तो 7 से ये आपका 7 × 5 = 35, और इसे आप मल्टीप्लाई करें 22 × 0.5। तो देखिए हम कितना करेंगे, आप 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 और 11 और ये 0.0। तो आपका यहाँ आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ 11 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन में हमें व्यास दिया था तो हमें इसे फॉर्मुलेट करने के लिए हमने 2r को d में कन्वर्ट कर दिया, देन आपका यहाँ पर आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक आपका 12 है। समय दिया हुआ है यहाँ पर 2:58 है, शाम का समय है, यहाँ सायं लिखा हुआ है, से 4 घंटे 59 पहले क्या समय था, ठीक। जो 2:58 है या 12 बजे के बाद का आपको समय दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरह से इसे बताया गया है कि ये 12 बजे के बाद का समय है, दिन के 12 बजे के बाद का, और 4 घंटे 59 पहले समय क्या था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं समय से रिलेटेड। तो हम इस किस तरह से सॉल्व करेंगे आप यहाँ देखेंगे। सबसे पहले तो जो 2
बजे हुए हैं। हम इस 2 बजे को यदि 14 और 58, ठीक, तो इसे हम 12 के बाद 13 और 14, 2 बजे हमारे कितने 14:58। हम इस तरह से लिखें तो यदि 4 घंटे पहले आपको जाना है, 4 घंटे पहले, तो आप इसमें से कितने को माइनस करेंगे 4:59 को। लेकिन आप यहाँ पर कभी भी अगर इस तरह की कंडीशन आपको अराइज होती है कि यहाँ पर देखिए आपके 58 मिनट है, यहाँ पर 4 आवर और 59 मिनट है, तो हमें इससे ज़्यादा करने के लिए हमें यहाँ से पूरा का पूरा 1 घंटे, मतलब यहाँ हम लिखेंगे 13, तो 13 घंटे और 58 प्लस आपका पूरा का पूरा हम 60 मिनट लेते हैं यहाँ से, फिर जा कर के हम माइनस करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर कितना हुआ, तो ये 13 घंटे और हम इन दोनों को यदि प्लस करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 118 मिनट। और ये 4:59 हम यदि माइनस करेंगे तो 9, 8 और 18 में से 9 जाएंगे तो आपको कितना बचेगा यहाँ पर 9, और 10 में से 5 गए तो 5, और फिर हम 13 में से 4 यदि माइनस करते हैं तो 9, मतलब 9:59। और आपको यहाँ पर हमने पहले 4 घंटे पहले बताना है, मतलब हम सुबह के समय पर पहुँच गए हैं, तो 9:59 आपके सुबह का जो समय होगा वो यहाँ पर सही समय होगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए में होगा। तो इस तरह से हम समय से संबंधित क्वेश्चंस को हल करते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है समीकरण वाली इक्वेशन वाले क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिन्हें हम फॉर्मूले का यूज़ करके करने वाले हैं। x + y का होल क्यूब माइनस x³ + y³ का गुणनखंड है। देखिए क्या निकालना है आपको, यहाँ पर गुणनखंड निकालना है। तो x + y का होल क्यूब, आप इसे फॉर्मूले से यदि ओपन करेंगे तो क्या होता है x³ + y³ + 3xy और x + y, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि हम 7th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। तो आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से थोड़ा याद कर लें ताकि आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमें इसमें से इसे माइनस करना है, तो x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में आपका है x + y, और हम इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं तो आपका x³ और y³ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ क्या बच रहा है 3xy एंड x + y। तो यहाँ आपका पूछा गया है कि गुणनखंड क्या है, तो यहाँ आप देखेंगे कि इसका जो गुणनखंड है 3xy, जो कि है ऑप्शन में सी में, ठीक। तो यहाँ पर मैंने x + y ले लिया था, तो आपका जो गुणनखंड है वो दोनों मौजूद हो गया था यहाँ पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दिया है। तो आपका कोई भी एक यहाँ पर गुणनखंड में जो भी हो आप उसे टिक लगा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है 0.125 का होल पावर 2y3 का मान है। देखिए क्वेश्चन ये घातांक वाला जो टॉपिक है वहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले तो हम इसे इसकी घात के फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो घात के फॉर्म में यदि हम इसे लिखेंगे तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 यदि इसे मैं लिखूं तो आपका ये 0.125 ही आता है। तो क्या मैं इस 0.125 को 0.5 की पावर 3 लिख सकती हूँ? तो मैंने यहाँ इसकी पावर 3 ले ली है और ये हुआ आपका 2/3। तो ये आपका 3 से 3 कैंसिल और 0.5 की पावर 2, मतलब आप 0.5 इंटू 0.5 तो कितना हो जाएगा 0.25, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमने घातांक से लिया था उसे सॉल्व किया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी है। तो जब भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है, तो आपकी अंक गणित है जो कि आपकी सबसे प्राचीनतम शाखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि हमने मैथ्स पेडागोजी से लिया है, कि इकाई योजना के प्रतिपादक हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है। तो जो इकाई योजना है उसके प्रतिपादक हैं, आप याद रखेंगे, हार्वर्ड। इकाई योजना के प्रतिपादक हैं हार्वर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। अब देखिए, आपको बच्चे को बताना है कि ये एक कोई भी चीज़ है जो कि गोलाई में आपको करना है। तो सबसे पहले तो आप या तो कोई वस्तु बताएंगे उसे, या फिर उसे बनाना सिखाएंगे। मतलब आप उसे मूर्त से अमूर्त की तरफ लेकर के जाएंगे, मूर्त से अमूर्त की तरफ लेकर के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। अब प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो आप उसे सामाजिक गणित तो बताने नहीं वाले या धार्मिक। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले बच्चों को मानसिक, मतलब जो मेंटली एबिलिटीज जो होती है उसकी बढ़ाने के लिए आप उसे प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाएंगे। एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है, किस पर बल दिया है, ज्ञान की संरचना पर, रटने पर, गणित करने पर, अवधारणाओं पर। तो देखिए, कभी भी जो आपका शिक्षा नीति है वो कभी रटने पर बल नहीं देती है, और ये भी नहीं बोलती है कि आप गणित ही करते रहो और या फिर अवधारणाओं का विकास करते रहो। तो आपका मेन पॉइंट यहाँ पर क्या हुआ, ज्ञान की संरचना। मतलब आप इस तरह से आपकी पढ़ाई हो कि आप उस ज्ञान को बढ़ाते जाएं। ठीक, तो एनसीएफ 2005 सर्वाधिक बल देता है ज्ञान की संरचना पर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है। अब बच्चा क्लास में नहीं आ रहा है तो आप इसके लिए क्या कदम उठाएंगे। क्या शिक्षा के द्वारा, या छात्र को दंडित करेंगे, या फिर मिठाई देंगे। तो देखिए, अगर आप छात्र को दंडित करते हैं तो वो अगर क्लास में आएगा भी तो भी नहीं आएगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन तो आपके गलत ही होंगे। अनुपस्थिति रोकने के लिए आप उनके माता पिता से संपर्क करें, जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं, उनको हल करें और बच्चों को प्रेरित करें कक्षा में आने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से क्वेश्चन आया है। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को हम बोडामास रूल का अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। जो बोडामास है वो किस तरह से वर्क करता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में सबसे पहले आपका स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। तो इसमें ब्रैकेट का मेन रोल है, क्योंकि आपके इस क्वेश्चन में ब्रैकेट का ज़्यादा दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ब्रैकेट एक्सप्लेन किया है। तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ स्मॉल ब्रैकेट ये दिया हुआ है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। 9 - 5 4 एंड 4 - 2 इज 2। तो 10 में से अब हम 2 माइनस करेंगे तो आपका कितना होगा, 8। और ये है 25 - 8, और 25 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आपका 17। तो आप यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं कि माइनस प्लस में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो 9 - 5 किया आपने 4, 4 - 2 2, 10 - 2 8 एंड 25 - 8 इज 17। तो बोडामास रूल हमारा जिस तरह से वर्क करता है कि पहले ब्रैकेट, फिर आप ऑफ, फिर आप डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एंगल ए ओ बी का मान बताएं। तो आपको यहाँ पर दो एंगल दिए हुए हैं। एंगल आपको ए ओ आर दिया हुआ है, बी ओ एस दिया हुआ है। तो आपको एंगल ए ओ बी का मान बताना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये तीनों एंगल एक ही रेखा पर बन रहे हैं, और एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो हम यहाँ पर लेंगे एंगल ए ओ आर प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ एस, कितना, 180 डिग्री। तो आपका ए ओ आर दिया हुआ है 60, एंगल ए ओ बी आपको निकालना है, और ये आपका 45, तो 180। इन दोनों के एडिशन को आप 180 में से माइनस यदि करते हैं तो आपका कितना होगा, यहाँ पर 180 में से आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए। आप निकालेंगे 5 and 7
75। तो आपका एंगल कितना होगा 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23 है पंचभुज के अंतः कोणों का योग है। अब आपको पंचभुज के अंतः कोणों का योग निकालना है, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। पंचभुज के अंतः कोणों का योग निकालने के लिए n बराबर आपको पंचभुज बोला है तो 5 - 2 इंटू 180, और ये कितना हुआ 3 इंटू 180 डिग्री मतलब 540 डिग्री। तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा 540 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, दो सरल रेखाओं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती हैं। यदि AOC बराबर आपका 50 डिग्री हो, BOC क्या होगा। यदि आपको AOC दिया हुआ है 50 डिग्री तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है BOC की, इस वाले आपको एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और हमें ये पता है कि इन सभी एंगलों का जो एडिशन होता है वो कितना होता है 360 डिग्री, और शीर्ष अभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो एंगल AOC बराबर होगा एंगल BOD के। ये दोनों कोण आपके 50 डिग्री के होंगे, और मान लो यदि ये आपके x है तो ये भी आपका x होगा। तो हम क्या करेंगे 50 + 50 + x प्लस x आपका कितने का हुआ 360 डिग्री का, और ये हुआ 100। तो 2x बराबर 360 - 100 260, तो x बराबर 130 डिग्री। तो आपका राइट आंसर होगा 130 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो क्रय मूल्य है जो आपके विक्रय मूल्य का 3/2 है, मतलब आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपके 3/2 के अनुपात में दिए हुए हैं। तो यदि यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर लाभ हो रही है या फिर हानि हो रहा है, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ से आपका क्रय मूल्य कितना हो गया 3x और विक्रय मूल्य हो गया आपका 2x। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है हानि, क्योंकि आपका क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो हम हानि का प्रतिशत निकालेंगे। हानि का प्रतिशत आप किस तरह से निकालेंगे, हानि प्रतिशत जो होता है वो आपके क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य x अपॉन क्रय मूल्य, और ये आपका 100 से गुणा। तो आपका कितना हो गया 100/3, और 100/3 को आप लिखते हैं 33 1/3%। यहाँ पर अभी हमने सीटेट के मैथ्स पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं इन क्वेश्चंस पर डिस्कस किया। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको जो भी क्वेरीज हैं आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।